हेलो एवरीवन। अभी तक हम अकाउंटिंग को जानने के बाद अकाउंटिंग प्रोसेस को समझते हुए आ रहे हैं, जिसपे हमने सबसे पहले जाना कि कैसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होनी है। उसके बाद हमारे सेकंड स्टेप में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हम जर्नलाइजिंग के थ्रू करते हैं। उसके बाद आती है आपकी क्लासिफिकेशन, जो हम लेजर के थ्रू करते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजेशन का, जो कि होता है ट्रायल बैलेंस के थ्रू। अभी तक हम जान चुके हैं दैट फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डेबिट अमाउंट है, अगर हम उन सभी अमाउंट का टोटल कर दें और ऐसे ही सारी क्रेडिट अमाउंट का भी टोटल कर दें, तो अगर वो दोनों अमाउंट्स इक्वल आ रही हैं, दोनों का जो बैलेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पोस्टिंग हुई है लेजर में वो करेक्ट हुई है। ट्रायल बैलेंस का यही काम होता है कि इस करेक्टनेस को वेरीफाई करना। ट्रायल बैलेंस से ये वेरीफाई होता है कि जो दोनों एस्पेक्ट हैं ट्रांजैक्शन के, डेबिट भी और क्रेडिट भी, वो दोनों एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुए हैं। इस चैप्टर में हम ट्रायल बैलेंस के बारे में जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाते हुए अराइज होते हैं और उनका रेक्टिफिकेशन कैसे हम उनको ठीक करते हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं ट्रायल बैलेंस का मतलब। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अराइज होता है कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। Trial balance is a statement prepared to check the arithmetical accuracy of ledger accounts. It contains the debit and credit balances of all ledger accounts at a particular date. ट्रायल बैलेंस का ये काम होता है कि वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है लेजर अकाउंट्स की। अब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से ये मतलब है कि जैसे जो टोटल हुआ है वो करेक्टली कैलकुलेट किया गया है, जो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हुए हैं वो करेक्टली कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं, जो अमाउंट्स एंटर की हैं वो उसमें कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। ये होती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। इट कंटेन्स द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है ये शो करता है, या तो ये बैलेंसेस शो कर सकता है डेबिट और क्रेडिट अकाउंट के, या फिर ये शो कर सकता है टोटल डेबिट और क्रेडिट का। इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि सही से पोस्टिंग हुई है लेजर में या फिर नहीं। ट्रायल बैलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अकाउंटिंग का, क्योंकि ये जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो इसी की हेल्प से बनाते हैं। जैसे लेजर के लिए जर्नल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल से ही लेजर पोस्टिंग होती है। इसी तरीके से जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है, बेस बनाता है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो ट्रायल बैलेंस होता है इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से बनाते हैं, जिससे कि जो अकाउंटेंट है वो इजीली यहाँ से बैलेंस ले सके, जो भी अकाउंट्स बैलेंस ले सके और आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजीली बन जाए। अगर वो लेजर के थ्रू बनाएंगे तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लेजर में कितने सारे अकाउंट्स बने होंगे, वहाँ के बैलेंस चेक करना, उनको फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होगा। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है इसीलिए सिंप्लीफाई तरीके से बनाया जाता है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आसानी हो। अब जो ये ट्रायल बैलेंस है, नॉर्मली इसको हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो इसको अपने चूजन पीरियड के अकॉर्डिंग भी बनाया जा सकता है। जैसे वो चाहे तो मंथली बना सकते हैं, क्वार्टरली बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं, या ईयर के एंड में तो इसको बनाते ही हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस को बनाया जा सकता है। यहाँ पर एक बेसिक रूल आपको ध्यान रखना है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, वो ये कि जो टोटल है डेबिट बैलेंस का वो हमेशा इक्वल होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस के टोटल से। अगर ये दोनों बैलेंस मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में कोई एरर है, या तो लेजर पोस्टिंग में या फिर जर्नलाइजिंग में कुछ एरर हुआ है, तभी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो ट्रायल बैलेंस का मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों बैलेंसेस हमेशा इक्वल होते हैं, तभी उसको अर्थमेटिकल एक्यूरेट माना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दैट इज ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। जैसे लेजर में अकाउंट्स होते हैं सभी के, ये कोई अकाउंट नहीं है, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट है। ये सिर्फ शो करता है सभी अकाउंट्स को और सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस को। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मेन पॉइंट कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा वो लिखेंगे एज ऑन मार्च 31st 2000, जो भी आपका ईयर होगा। अगर मार्च 31st को अगर उनका ईयर एंड होता है तो वो आ जाएगा, अगर दिसंबर को होता है तो वो आ जाता है आपका। तो सबसे पहले ये हेडिंग हो गई। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अकाउंट टाइटल, जो भी सारे आपके अकाउंट हो गए, वो चाहे कैपिटल अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, परचेज, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, जो भी अकाउंट्स होंगे वो सारे हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ये आपका लेजर फोलियो हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है डेबिट बैलेंस और फिर आपका आता है क्रेडिट बैलेंस।
जो भी डेबिट बैलेंसेस होंगे वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे और जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होंगे वो क्रेडिट बैलेंस की साइड पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। एंड में यहाँ पर हम करते हैं टोटल, डेबिट बैलेंस का टोटल करेंगे, क्रेडिट बैलेंस का टोटल करेंगे और इनका मैच होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मैच नहीं होते हैं इसका मतलब कोई एरर है और वो हमें ठीक करना होता है। अगर स्टेप्स की बात करें तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी जो अकाउंट के बैलेंसेस हैं उनको निकालते हैं। वन बाय वन सभी अकाउंट्स को यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं इस साइड पर अकाउंट टाइटल में। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम सारे जो अकाउंट के बैलेंसेस हैं, जो डेबिट बैलेंसेस होंगे वो डेबिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होंगे वो क्रेडिट में लिख देंगे। और अगर किसी का जीरो बैलेंस है तो उसका हम अकाउंट लिख के उसके कॉलम में जीरो लिख देंगे। उसके बाद डेबिट बैलेंस के कॉलम का हम टोटल करते हैं, क्रेडिट बैलेंस के कॉलम का टोटल करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि दोनों का सम इक्वल है या फिर नहीं। अगर वो टैली नहीं करता है इसका मतलब कुछ एरर है और वो हमें उसको ठीक करना होता है। जो भी सारे आपके एसेट होंगे, एक्सपेंसेस हो गए, रिसीवेबल्स अकाउंट्स हो गए, ये सब डेबिट बैलेंस होता है और जो आपकी लाइबिलिटीज, रिवेन्यूज या फिर पेबल अकाउंट्स होते हैं वो आपके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इस तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाई डू वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कि हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अभी मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं लेजर में, और ये चेक करते हैं कि अकाउंट्स करेक्टली बैलेंस्ड हुए हैं या फिर नहीं। इससे हमें एक समरी मिलती है लेजर की, इसमें सारे अकाउंट्स की लिस्ट होती है और उनके बैलेंसेस होते हैं। और जब हम उनको टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को, तो हम ये देखते हैं कि दोनों का सेम टोटल है या नहीं। अगर वो दोनों इक्वल होते हैं तो ये माना जाता है कि पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग अकाउंट्स की अर्थमेटिकली करेक्ट हुई है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एरर नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई एरर होगा तो वो चाहे ट्रायल बैलेंस मैच भी हो रहा हो वो हमें नहीं दिख पाएगा। ऐसे एरर्स पता नहीं चल पाते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा होगा उसके बाद भी वो एरर हो सकता है क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टू लोकेट एरर्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जब हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं होता है तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि कोई एरर हुआ है। एक एरर भी हो सकता है या एक से ज्यादा एरर भी हो सकते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी स्टेजेस हैं जहां पर एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि जब हम सब्सिडरी बुक्स का टोटल कर रहे थे, टोटलिंग में कोई एरर हो गया। जब हम जर्नल एंट्रीज को पोस्ट कर रहे थे लेजर में, उस टाइम पर कोई एरर हो गया। अकाउंट बैलेंसेस की कैलकुलेशन कर रहे थे, वहां पर कुछ एरर हो सकता है। यहाँ जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे बैलेंसेस को, उसमें कोई एरर हो सकता है। या ट्रायल बैलेंस के कॉलम की टोटलिंग करते वक्त कोई एरर हो सकता है। किसी भी स्टेज पर कोई भी एरर अराइज हो सकता है। तो वो हम ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं हो रहा है इसका मतलब इनमें से कोई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कोई एरर हुआ होगा और वो हम चेक कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है, जो पॉइंट हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था, कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली होता है इसका मतलब ये नहीं है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की हैं, पोस्ट किए हैं, वो एकदम करेक्टली हुई हैं। तब भी कोई एरर हो सकता है, क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अगर ऐसा कोई एरर होगा तो वो हम लोकेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे कौन से एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई, वो डेबिट में और क्रेडिट में करेक्ट अकाउंट में रिकॉर्ड हुई, लेकिन जो उनकी अमाउंट थी वो गलत थी। मान लेते हैं कि 2000 से हमें रिकॉर्ड करना था बट हमने 200 से रिकॉर्ड कर दिया। तो क्योंकि वहां पर डेबिट और क्रेडिट में दोनों में अमाउंट सेम है तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो मैच तो कर जाएगा, लेकिन वहां पर अमाउंट गलत है, तो ऐसे एरर्स उसमें शो नहीं होते हैं। थर्ड यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस। यहाँ पर हमें समरी शो होती है लेजर बैलेंसेस की। लेजर में सभी अकाउंट डिफरेंटली बने होते हैं, सारे अकाउंट्स सेपरेटली बने होते हैं और उनका जो बैलेंस होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पर सभी लेजर की एक समरी होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं समराइजेशन। ये समराइजेशन के प्रोसेस में आता है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर हमें एक जगह पर ही सभी बैलेंसेस शो हो रहे होते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है, जिसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। जो भी आपके सारे ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस होंगे, जो उसमें रिवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट होंगे, वो ट्रांसफर हो जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो आपकी लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड एसेट्स होते हैं वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं बैलेंस शीट में।
तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस एक बेस होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रोसेस है। एंड हमारा यहाँ पर लास्ट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर दैट द डबल एंट्री सिस्टम हैज़ बीन फॉलोड। वही बात हमने अभी तक करते आ रहे हैं कि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, डबल एंट्री सिस्टम अच्छे से फॉलो हुआ है, ठीक से फॉलो हुआ है या फिर नहीं। अगर ये मैच कर रहा है इसका मतलब डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में अमाउंट सही गई हैं, तो ये डबल एंट्री सिस्टम को इंश्योर करता है कि वो फॉलो हुआ है। ये थे आपकी मेन ऑब्जेक्टिव ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। यहाँ पर आपके जो मेनली 3 मेथड्स के बारे में बात होती है। पहला है आपका टोटल मेथड, सेकंड इज बैलेंस मेथड एंड थर्ड वन इज टोटल एंड बैलेंस मेथड। आप नाम से इजीली इनको समझ सकते हैं। टोटल मेथड लिखा है तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर टोटल मेथड है तो हम डेबिट और क्रेडिट में अकाउंट्स का टोटल रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज शोन। यहाँ पर अगर हम किसी भी अकाउंट की बात करें तो जो भी उनका टोटल आ रहा होगा डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का, जो भी वो अकाउंट है जिस भी साइड वो शो होना है, तो उसका जो भी टोटल आ रहा होगा वो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस में। पर ये वाला जो मेथड है ये वाइडली यूज नहीं है, प्रैक्टिस में यूज नहीं आता है, क्योंकि ना तो ये एक्यूरेसी चेक कर पाता है बैलेंसेस की और ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, तो इसको हम यूज नहीं करते हैं। सेकंड हमारे यहाँ पर मेथड है बैलेंस मेथड। सबसे पहली चीज तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, इसी को यूज किया जाता है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। एंड बैलेंस मेथड है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओनली डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज शोन। जो भी लेजर अकाउंट है जिस भी चीज का, तो उसका हम डेबिट या क्रेडिट बैलेंस जो भी आ रहा होगा उस अकाउंट का, डेबिट आ रहा है तो डेबिट, क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट, उसका बैलेंस लेते हैं और वो रिकॉर्ड करते हैं हम अपने ट्रायल बैलेंस में। यही मेथड है जो वाइडली यूज होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमारी हेल्प करता है और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी चेक करता है। इसी को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस का नेट इफेक्ट पड़ रहा होता है, बैलेंस उसको समराइज कर देता है। ये जो बैलेंस हम लिखते हैं ये नेट इफेक्ट को समराइज करता है, इसीलिए हम इसी मेथड को वाइडली यूज करते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि जो डेटर्स होते हैं, जैसे इंडिविजुअल अकाउंट है डेटर्स का, जैसे रमन हो गया, राम हो गया, ऐसे करके जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं उनको हम ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते ट्रायल बैलेंस में, हम उनको सन्ड्री डेटर्स के नाम से शो करते हैं। ऐसी क्रेडिटर्स की बात करें तो इंडिविजुअल अकाउंट शो नहीं होते, उनको भी हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से शो करते हैं। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लास्ट मेथड है टोटल एंड बैलेंस मेथड। यहाँ पर क्या होता है, बोथ टोटल्स एंड बैलेंसेस आर शोन। इस वाले मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे अगर टोटल मेथड की बात करें तो 2 कॉलम होंगे जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिखेंगे। बैलेंस मेथड में भी 2 कॉलम होंगे जिसमें डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस लिखेंगे, टोटल नहीं लिखना, सिर्फ बैलेंस लिखना है। अगर हम टोटल एंड बैलेंस मेथड की बात करें तो इसमें 4 कॉलम्स होते हैं। 2 कॉलम होते हैं जिसमें हम टोटल्स लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट का, और 2 कॉलम्स होते हैं जिसमें हम बैलेंस लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट का, तो इसमें टोटल 4 कॉलम्स होते हैं। लेकिन ये वाला मेथड भी हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। आप 4 कॉलम्स बनाएंगे, वेस्टफुल चीज़ है, पहले आप टोटल लिखेंगे और उसका फिर बैलेंस लिखेंगे। सेकेंडली इससे कोई हमें कोई पर्पस भी फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई हमारा इससे हमें कोई यूजफुल थिंग नहीं मिल रही है कि कोई हम इससे देख पा रहे हैं ऐसी चीज़ यूजफुल, तो हम इसको भी प्रैक्टिस में यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कैसे हम बैलेंसेस को लेजर से ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मशीनरी अकाउंट है, ये हम यहाँ पर बैलेंस मेथड से करें, जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है यहाँ पर हम डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस लिखेंगे। अगर यहाँ पर टोटल मेथड होता तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिख देते, और अगर यहाँ पर टोटल एंड बैलेंस मेथड होता तो यहाँ पर 4 कॉलम्स होते, 2 बैलेंस के और 2 टोटल के। अभी यहाँ पर हम बैलेंस मेथड से देख रहे हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ये मशीनरी अकाउंट है, यहाँ पर आपका बैलेंस है, पहले मशीनरी अकाउंट का 20,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज किया 3,000 का, और ये बैलेंस सीडी आ गया, बैलेंस कर दिया 17,000 जो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर पहले बैलेंस बीडी है, बैलेंस लिखा हुआ है 40,000। कैश अकाउंट यहाँ पर है, इसका मतलब इतनी कैपिटल लाई गई है, 20,000 हो गया, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 60,000 जिसको कैरी फॉरवर्ड किया है नेक्स्ट ईयर में। तो अगर हमें बैलेंस मेथड से बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इस बैलेंस पर ध्यान रखना है। जो ये बैलेंस यहाँ पर इन्होंने निकाला है इस पर ध्यान देना है, इसी को हमें रिकॉर्ड करना है अपने ट्रायल बैलेंस में। तो अगर हम अकाउंट टाइटल की बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे मशीनरी अकाउंट,
जिस भी आप अकाउंट का बैलेंस लिखने जा रहे हैं यहाँ पर उसको लिख लेंगे। उसके बाद इसका अगर आप बैलेंस देखेंगे तो बैलेंस कौन सा आ रहा है यहाँ पर, डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस में आप लिख देंगे 17,000। अगर आप कैपिटल अकाउंट पर आएंगे तो यहाँ पर अकाउंट टाइटल में सबसे पहले आपको लिख देना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड पर है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, और आप क्रेडिट बैलेंस में लिख देंगे 60,000। इसी तरीके से आप जो भी अकाउंट देखेंगे उसका डेबिट बैलेंस आ रहा होगा तो डेबिट बैलेंस में लिख देंगे, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट बैलेंस में लिख देंगे। जो भी आपके मोस्टली जो एक्सपेंसेस हो गए, आपके एसेट्स हो गए, उन सब का डेबिट बैलेंस रहता है, और जो रिवेन्यूज हो गए, आपकी लाइबिलिटीज हो गई, वो सारी आपकी क्रेडिट बैलेंस में आ जाते हैं। इस तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यहाँ पर आप टोटल कर लेंगे। यहाँ पर तो हमने सिर्फ 2 अकाउंट का एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ 2 अकाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड किए। इसी तरीके से यहाँ पर सब जो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, सब कुछ रिकॉर्ड करते जाएंगे, सभी बैलेंसेस को यहाँ पर रिकॉर्ड करते जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल आ जाता है जो कि इक्वल होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ट्रायल बैलेंस सही तरीके से बना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब हम इतनी देर से बात करें कि जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच करना चाहिए, जो डेबिट और क्रेडिट है वो दोनों मैच करने चाहिए, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है अब ये समझते हैं। A tally trial balance indicates that the debit and credit entries have been posted arithmetically correctly to a certain extent। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज अर्थमेटिकली करेक्टली पोस्ट हुई हैं। लेकिन यहाँ पर आप मेन यहाँ पर ध्यान देंगे लिखा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये कंप्लीटली नहीं बताता हमें कि करेक्टली है कि नहीं। However, it is not an absolute proof of accuracy of accounting records. There may be errors which may or may not affect the equality of debits and credits. अगर डेबिट एंड क्रेडिट मैच भी कर रहा है तब भी ये एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है कि जो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की हैं वो सही से हुई हैं। उनके मैच करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा एरर हो जो हमें पता ही नहीं है कि हो चुका है। अगर वो मैच नहीं करती हैं तब तो हमें पता ही है कि देयर इज सम एरर, वो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इनके मैच होने पर भी कोई ये एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं होता है। ऐसे कौन कौन से एरर्स होते हैं जो हो सकते हैं, जैसे कि सब्सिडी, पहले भी हमने अभी डिस्कस किया था, सब्सिडी बुक्स का टोटल कर रहे थे उसमें कुछ एरर हो गया। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का टोटल कर रहे थे उसमें कोई एरर हो गया। सब्सिडी बुक्स को पोस्ट कर रहे थे, सब्सिडी बुक्स का जो टोटल था उसको पोस्ट करते हुए एरर हो गया। या फिर कोई आप एंट्री नहीं की, कोई अकाउंट बैलेंस लिखने में उसका आपने उसको शो ही नहीं किया, ओमिशन कहते हैं जिसे हम। जर्नल एंट्री पोस्ट करने में कोई एरर हो सकता है, जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें कोई एरर हो सकता है, उसको जब लेजर में पोस्ट कर रहे थे उसमें कोई एरर हो सकता है, रॉन्ग अमाउंट आपने पोस्ट कर दी हो ऐसा हो सकता है, या रॉन्ग साइड में कर दियो, मतलब अमाउंट तो ठीक है लेकिन अकाउंट के डेबिट साइड पर करनी थी लेकिन आपने क्रेडिट साइड पर कर दी। तो इस तरीके से बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं और उनका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता है, लेकिन कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं और उनका डेबिट और क्रेडिट मैच हो जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो एरर नहीं हुआ है, एरर वहां पर तब भी हुआ होता है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से टाइप के एरर्स होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर एरर होता है एरर ऑफ कमीशन, मिस्टेक्स अराइजिंग ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग और बैलेंसिंग। एरर ऑफ कमीशन की बात करें तो एरर ऑफ कमीशन तब होता है ट्रांजैक्शन जब आप पोस्ट कर रहे थे तो वो गलत हो गई, टोटलिंग गलत हो जाती है, आप बैलेंस कर रहे थे अकाउंट का, बैलेंस करते वक्त कोई गलती हो गई, या फिर जब आप जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे थे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कोई रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो गलत हो गई, तो इनको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई XYZ कंपनी है, उसको अपने सप्लायर्स को पे करना था 10,000 रुपीज़, तो ये जो एंट्री है ये कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन जब इसको हम पोस्ट कर रहे थे लेजर में तो जो सप्लायर का अकाउंट था वो डेबिट हो गया 5,000 रुपीज़ से, तो ये क्या होगा आपका एरर ऑफ कमीशन। मोस्टली जो एरर ऑफ कमीशन होते हैं ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल में भी देखेंगे कि जो 5,000 रुपीज़ थे वो पोस्ट कैसे कर दिया आपने 500 रुपीज़ से। तो इस टाइप के एरर्स होते हैं आपके एरर ऑफ कमीशन। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर पे जो कि है एरर ऑफ ओमिशन। एरर्स अराइजिंग व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। एरर ऑफ ओमिशन में 2 टाइप के एरर्स होते हैं, एक होते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, दूसरा होता है आपका एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में आप रिकॉर्ड करना ही रह जाता है आपका, जो किसी को क्रेडिट सेल की
अपने कस्टमर को, तो वो आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो आपका हो गया कंप्लीट ओमिशन। लेकिन अगर आपने ये जो क्रेडिट सेल की हैं, ये आपने सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन जो आपका कस्टमर का अकाउंट था उसमें आपने ये पोस्टिंग नहीं की, तो ये आपका होगा पार्शियल ओमिशन। तो ये होते हैं आपके एरर्स ऑफ ओमिशन। यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, अ क्रेडिट परचेज ऑफ 10,000 रुपीज इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ये वाला जो एग्जांपल ये आपका किसका है, कंप्लीट ओमिशन का। और अगर इसी की बात करते हैं और इसमें आपने क्या किया कि परचेज बुक में तो एंट्री हो गई, जो आपका डेटर था उसके अकाउंट में इसको पोस्ट नहीं किया, तो ये आपका हो गया पार्शियल ओमिशन। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ एरर है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। Errors arising when a transaction is recorded in violation of an accounting principle। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं, जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम गैप के बेसिस पर करते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अगर इन प्रिंसिपल्स में से कोई भी इग्नोर होता है, वायलेट होता है, तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ फर्नीचर अकाउंट। आपने फर्नीचर परचेज किया था और उसको परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, ना कि फर्नीचर अकाउंट में, तो ये आपका कैसा हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जनरली जो ऐसे एरर्स होते हैं वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ एरर है कंपेंसेटिंग एरर्स। व्हेन टू और मोर एरर्स कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट दे आर कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर्स। जो ऐसे एरर्स होते हैं कि जिनसे जो नेट इफेक्ट होता है डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट पर वो निल हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, डेबिट साइड ओवरकास्टेड बाय ₹1000 एंड क्रेडिट साइड ऑल्सो ओवरस्टेटेड बाय 1000। गलती से डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई 1000 रुपीज से, और सिमिलरली क्रेडिट साइड भी ओवरकास्ट हो गई 1000 रुपीज से, तो क्या होगा कि डेबिट से क्रेडिट साइड निल हो जाएगी, इसका जो इफेक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड तब भी टैली करेगी, मैच करेगी। जो ऐसे एरर्स होते हैं इनसे भी ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इनका जो इफेक्ट है, नेट इफेक्ट होता है, वो जीरो होता है। तो जो आपका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस होता है वो दोनों मैच कर रहे होते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं आता है। मान लेते हैं अगर कोई एक ऐसा एरर हुआ जिससे कि जो डेबिट साइड है वो तो 1000 रुपीज से बढ़ गई, और जो क्रेडिट साइड है वहां पर 2000 रुपीज से वो अंडरकास्ट हो गई, कम हो गया, तो इससे क्या होगा, जो डेबिट और क्रेडिट है वो मैच नहीं करेगा, तो ये हमें एरर दिख जाएगा। लेकिन कंपेंसेटिंग एरर्स में उनका जो नेट इफेक्ट होता है वो जीरो होता है, उनसे दोनों साइड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है, तो वो मैच कर जाते हैं, और इसीलिए इन एरर से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इनको हम कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। एरर्स जानने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एरर्स को ठीक करना। ये जो एरर्स हो जाते हैं हम इनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इनको ठीक कैसे करते हैं। अभी तक हम जान चुके हैं ये बात कि जो एरर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है उसका भी ये मतलब नहीं है कि वहां पर कोई एरर नहीं हुआ। ऐसे हमारे एरर्स होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसका मतलब उनका जो डेबिट और क्रेडिट साइड होगी, जो बैलेंस आ रहा होगा, वो दोनों अमाउंट जो है वो इक्वल आ रही होगी। दीज एरर्स अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स। या तो दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को ऐसे एरर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, बट द डेबिट एंड क्रेडिट रिमेन इक्वल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन वाले एरर्स पे डेबिट और क्रेडिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो दोनों का जो बैलेंस होता है, जो अमाउंट होती है, वो सेम रहती है। इनको हम और क्या दूसरे नाम से बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टू साइडेड एरर्स। इनको हम कहते हैं टू साइडेड एरर्स। अब ये तो हम जान चुके हैं इस टाइप के एरर्स को, बट हमें ये जानना है कि हम इनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, ठीक कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर स्टेप होता है हमारा कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ द रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट। अगर कोई रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट हो गया है, पहले हमें उसे कैंसिल करना होता है। मतलब मान लेते हैं अगर आपने रॉन्ग डेबिट किया है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और रॉन्ग क्रेडिट किया हुआ है तो उसे डेबिट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट। मान लेते हैं कि जैसे परचेज अकाउंट में आना था 1000, लेकिन हमने गलती से फर्नीचर अकाउंट में 1000 लिख दिया है, तो हमें पहले फर्नीचर अकाउंट में जो हमने डेबिट कर दिया 1000, उसका इफेक्ट कैंसिल करना होगा। तो हम उसको क्या कर देंगे, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। और दूसरा हमारा स्टेप आता है यहाँ पर रीस्टोरिंग द इफेक्ट ऑफ द करेक्ट डेबिट और क्रेडिट। इसका मतलब जो आपको करेक्ट एंट्री करनी थी फिर आप उसको करते हैं। जैसे फर्नीचर को आपको डेबिट नहीं करना था, आपने डेबिट कर दिया है, तो उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना है, उसे क्रेडिट करना है। उसके बाद आपको जो एक्चुअली में डेबिट करना था, जो कि है परचेज अकाउंट, उसको फिर आपका सेकंड स्टेप है, आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप रेक्टिफाई करते हैं एरर्स को।
To analyze an error, determine whether an account has a short debit or credit or an excess debit or credit. यहाँ पर आपको क्या चेक करना होता है कि ये देखना है कि अकाउंट का या तो हो सकता है कि शॉर्ट डेबिट या क्रेडिट आ रहा है या फिर एक्सेस डेबिट या क्रेडिट आ रहा है, ज्यादा अमाउंट आ रही है, तो पहले आपको वो चेक करना होता है। अगर शॉर्ट डेबिट या एक्सेस क्रेडिट है तो आप क्या कर दोगे, अकाउंट को डेबिट कर दोगे। मतलब जो आपने इफेक्ट देखा, आपने इफेक्ट ये देखा कि जो डेबिट अकाउंट था आपका वो शॉर्ट है, मान लीजिए 2000 की अमाउंट से डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है, तो आप उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। या फिर एक दूसरा केस भी हो सकता है कि क्रेडिट एक्सेस हो रहा है, मतलब क्रेडिट के अकाउंट में 2000 अमाउंट ज्यादा है, तो आप उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, उसको भी डेबिट कर देंगे। दूसरा यहाँ पर आपका केस हो सकता है एक्सेस डेबिट या फिर शॉर्ट क्रेडिट। उस केस में क्या करते हो आप, क्रेडिट द अकाउंट। अब मान लेते हैं कि डेबिट एक्सेस हो रहा है, मतलब डेबिट अकाउंट 2000 के अमाउंट से ज्यादा हो रहा है, तो इसको आप कैंसिल करने के लिए क्या करोगे, इसको क्रेडिट कर दोगे। एंड सिमिलरली अगर शॉर्ट क्रेडिट है, मतलब जो क्रेडिट साइड है वो छोटी है, 2000 के अमाउंट से कम है, अंडर कास्ट है, तो उसको आप 2000 की अमाउंट से भी क्रेडिट कर दोगे, तो उतना अकाउंट वो बढ़ जाएगा, अपनी सही अमाउंट पर आ जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे एरर्स को ठीक करते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब इसको बेहतर समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करनी है। पहला अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहला पार्ट है आपका यहाँ पर, गुड्स वर्थ ₹5000 परचेस्ड फ्रॉम राम वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। मतलब परचेज किए थे गुड्स राम से, लेकिन वो गलती से कहाँ रिकॉर्ड हो गए, सेल्स बुक में। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने गुड्स परचेज किए थे राम से, तो पहले उसकी करेक्ट एंट्री लिखते हैं। यहाँ पर आपकी करेक्ट एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे खरीदे हैं, क्रेडिट पर खरीदे हैं राम से, तो राम का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट थी आपकी 5000 रुपीज। ये आपकी ओरिजिनल एंट्री थी जो होनी थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। इसका मतलब आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, ये आपकी करेक्ट एंट्री थी और रॉन्ग आपने क्या कर दी, आपने रॉन्गली ये लिख दिया। आपने रॉन्गली क्या एंट्री कर दी, आपने एंट्री की राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है तो आपने उसको सेल्स समझ लिया, राम अकाउंट के अकाउंट को डेबिट करके टू सेल्स अकाउंट, ये आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अगर अभी हमने जो सीखा उस पर जाते हैं, तो हमने सबसे पहले हमें क्या करना था, जो हमने रॉन्ग कर दिया है उसको पहले हमें कैंसिल आउट करना होता है। मतलब ये आपकी रॉन्ग एंट्री हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जो आपने डेबिट कर दिया है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो रॉन्ग एंट्री होगी उसको तो हमें कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए हम इसकी ऑपोजिट एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, इस एंट्री को वैसे आप एक सिंगल एंट्री से भी पास कर सकते हैं, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं फर्स्ट स्टेप पर हैं, तो हम वन बाय वन समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज में आप पहली एंट्री यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दोगे, क्योंकि आपको जो इफेक्ट है वो कैंसिल करना है। ये तो आपकी रॉन्ग एंट्री है, तो इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए आप सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, राम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपीज से। तो इससे क्या होगा, इससे जो नेट इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा। सेकेंड एंट्री यहाँ पर क्या होगी, आपको सेकेंड एंट्री आपको करेक्शन एंट्री करनी होगी, मतलब जो आपको एक्चुअली में करेक्ट एंट्री करनी थी वो पास करेंगे। वो क्या होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। किससे किए थे, राम से किए थे, तो राम का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 5000 की अमाउंट से। ये होंगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। सबसे पहले आपने यहाँ पर कैंसिल किया है, ठीक है, जो आपने रॉन्ग एंट्री की थी उसको कैंसिल कर दिया, एंड सेकंड में यहाँ पर आपने करेक्ट एंट्री पास कर दी। इस तरीके से आप ऐसे एरर्स को ठीक करते हैं। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड है यहाँ पर आपका 2000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सोहन्स अकाउंट। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको रिसीव हुए थे कैश मोहन से, तो आपको एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, लेकिन आपने गलती से ये जो अमाउंट है ये सोहन के अकाउंट में क्रेडिट कर दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेकंड को अगर हम यहीं पर रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, सेकंड की अगर बात करते हैं, सोहन का अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, तो आपको इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, सोहन का अकाउंट डेबिट करना होगा। इसका अकाउंट क्रेडिट किया है तो अब क्या कर देंगे, डेबिट। इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा 2000 रुपीज, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअली रिसीव किससे हुए थे, मोहन से, तो मोहन का अकाउंट आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, टू मोहन्स अकाउंट, कितनी अमाउंट है, 2000 रुपीज।
इस तरीके से ये है आपकी सेकंड की रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपका जो सोहन था उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया था, तो कैंसिल करने के लिए सोहन का अकाउंट डेबिट कर दिया, और जो एक्चुअली में करना था, मोहन का अकाउंट हमें क्रेडिट करना था, वो हमने क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है। अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पर है फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक। आपने क्या किया, आपने फर्नीचर परचेज किया था ₹10,000 का, तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या होनी थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन वो आपने गलती से कहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में। तो आपने एंट्री क्या कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर जो कैश अकाउंट है वो तो करेक्टली क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट में हमें चेंज लाने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ डेबिट एक्सपेक्ट को ठीक करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट करने के लिए आपने किस में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में, इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है, परचेज अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख देंगे टू परचेज अकाउंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम टू साइडेड एरर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले कैंसिल करने के लिए इफेक्ट को, परचेजेस को डेबिट कर दिया था, अब यहाँ पर आपने क्रेडिट कर दिया। लेकिन आपको एक्चुअली में किसे डेबिट करना था, आपने फर्नीचर परचेज किया था, तो आपको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या आएगी, सेम ₹10,000। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम आए तो नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है, गुड्स वर्थ ₹3,000 रिटर्न्ड बाय अमित वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेजेस रिटर्न बुक इंस्टेड ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। अब जो गुड्स थे वो अमित ने रिटर्न किए थे, हमने सेल की होगी अमित को, तो वो उसने रिटर्न कर दिए, तो एक्चुअली में हमें सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना था, बट हमने यहाँ पर किस में रिकॉर्ड कर दिया उसको, परचेज रिटर्न बुक में। इसकी भी यहाँ पर हमें पहले कैंसिल करना होगा और उसके बाद हम इसको करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, तो जो अमित ने गुड्स रिटर्न किए थे हमने रॉन्गली उसको किस में लिख दिया, परचेज रिटर्न बुक में। तो हमारी जो रॉन्ग एंट्री होगी, पहले रॉन्ग एंट्री लिखते हैं, उसको कैंसिल करेंगे। तो रॉन्ग एंट्री हमारी यहाँ पर क्या हो गई, अमित अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक में किया है तो अमित अकाउंट का को हमने डेबिट कर दिया, और परचेज रिटर्न अकाउंट हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितनी अमाउंट से, 3,000 की अमाउंट से। ये हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी। लेकिन एक्चुअली में करेक्ट क्या होनी थी, करेक्ट अगर हमें लिखनी हो तो करेक्ट हमें सेल्स रिटर्न बुक में उसको रिकॉर्ड करना था, जिसमें कि हम क्या करते, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा डेबिट होता और क्रेडिट करते हम अमित का अकाउंट टू अमित्स अकाउंट। कितने अमाउंट से, 3,000 की अमाउंट से। अब अगर हमें इसको रेक्टिफाई करना है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कैंसिल आउट करेंगे जो हमने गलत कर दिया एंट्री। तो कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो रॉन्ग एंट्री है हमारी अमित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल आउट करने के लिए जो डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, जो परचेज रिटर्न अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है, उसको हमने डेबिट कर दिया, और अमित अकाउंट डेबिट हो रहा था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी अमाउंट क्या है, 3,000, वो हम लिख देंगे दोनों में। ये आपने कैंसिल कर दिया इफेक्ट। उसके बाद अब हमें करेक्ट एंट्री करनी है, तो करेक्ट एंट्री हम ऊपर भी लिख चुके हैं, दोबारा इसको लिख देते हैं। यहाँ पर आपकी करेक्ट एंट्री हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3,000 टू अमित अकाउंट, वो भी कितना आ जाएगा आपका, 3,000। तो इस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट पार्ट पर और हमारा लास्ट पार्ट पर आते हैं। सैलरी पेड ₹8,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने सैलरी पे की थी, तो सैलरी पे करने के लिए एंट्री हुई होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपको एंट्री करनी थी, बट आपने रॉन्गली डेबिट किस में कर दिया, वेजेस अकाउंट में, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने कैश अकाउंट क्रेडिट करेक्टली किया है, उसको हमें नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ डेबिट एस्पेक्ट ठीक करना है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री कर लेते हैं। आपने डेबिट किसको कर दिया, वेजेस को, नहीं करना था तो अब उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, उसका इफेक्ट कैंसिल करेंगे और वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये आपका वेजेस अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब जो करेक्ट हमें करना है, करेक्शन करना है, किसको डेबिट करना था एक्चुअली में, सैलरी अकाउंट को, तो उसको अब हम डेबिट कर देंगे। सैलरी अकाउंट यहाँ पर आपका हो गया डेबिट। अमाउंट कितनी थी, 8,000, ये दोनों में लिख देंगे,
और इस तरीके से इसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट। तो इस तरीके से करते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे एरर्स देखते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। These errors generally affect one account, causing the debit and credit totals to become unequal. और इन्हीं को हम वन साइडेड एरर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट करते हैं और इसी वजह से क्या होता है कि जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल होता है वो सेम नहीं आता, अनइक्वल आता है। क्योंकि एक अकाउंट को ये अफेक्ट करते हैं तो मान लेते हैं या तो डेबिट पे अफेक्ट पड़ गया या फिर क्रेडिट पर अफेक्ट पड़ता है और उससे क्या होता है कि जो बैलेंस होगा दोनों का वो सेम नहीं आता है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं वन साइडेड एरर्स। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इनके? पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड इन एन अकाउंट, किसी अकाउंट में गलत अमाउंट आपने पोस्ट कर दिया है। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू वन अकाउंट, ओमिशन हो गया पोस्टिंग का, मतलब आप पोस्ट करते वक्त एक अकाउंट में तो लिख दिया, डेबिट में लिख दिया लेकिन क्रेडिट में नहीं पोस्ट किया, तो ऐसे एरर हो सकता है। या फिर एरर्स इन टोटलिंग और बैलेंसिंग एन अकाउंट, या फिर टोटल करते वक्त बैलेंस करते वक्त किसी एक का गलत हो गया, तो इससे भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो अफेक्ट होता है। रेक्टिफाई कैसे करते हैं इसका? इफ द ट्रायल बैलेंस हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, अ सस्पेंस अकाउंट में बी इन्वॉल्व। वैसे इसमें ये भी होता है कि जैसे मान लेते हैं कि जर्नल एंट्री करते वक्त कोई मिस्टेक हो गई तो वहां पर उसको कट करके आप उसको फिर से एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर ऐसी लेजर में कुछ रॉन्ग पोस्टिंग हो गई वहां पर आपने कट किया और फिर से लिख दिया। लेकिन ये जो तरीका है इसको हम जनरली नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट एक क्रिएट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही एस्पेक्ट अफेक्ट हो रहा होता है, एक ही अकाउंट हो रहा है। मान लेते हैं या तो डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा, तो हम जो भी डेबिट या क्रेडिट अफेक्ट हो रहा होता है उसको ठीक कर देते हैं और दूसरा यहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट ले आते हैं जिससे कि हम डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर पाते हैं और करेक्शन कर पाते हैं। बेहतर समझने के लिए इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, टोटल ऑफ द परचेजेस बुक ₹25,000 वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज ₹52,000। मतलब परचेज बुक का जो टोटल था वो एक्चुअली में था 25,000 लेकिन हमने पोस्ट कितना कर दिया 52,000। अगर आप यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो हमें कम अमाउंट करनी थी, सिर्फ 25,000 करनी थी बट हमने कर दी 52,000, तो यहाँ पर हमने ज्यादा कर दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेस डेबिट, डेबिट में हमने ज्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दी है। तो वो हम सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। एक्सेस निकालने के लिए जो रॉन्गली हमने अमाउंट कर दी है उसमें से माइनस कर देंगे जो एक्चुअली में करनी थी, तो हमारा डिफरेंस यहाँ पर आएगा 27,000। एक्सेस डेबिट अगर हो गया है तो हमें उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, उसको क्रेडिट करना होगा। अगर हम उसको क्रेडिट कर देंगे इतनी अमाउंट तो एक्सेस डेबिट का जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पर क्योंकि सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, तो जब भी एक अकाउंट इफेक्ट होता है तब हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या एंट्री करनी होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इसको हम डेबिट कर लेंगे, और क्रेडिट हमें करना है परचेज अकाउंट को, क्योंकि एक्सेस डेबिट हो रहा था, परचेज अकाउंट में 27,000 ज्यादा हो रहे थे तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे तो उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। 27,000 अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, 8,000 रुपीज पेड टू रमेश वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹800। मतलब हमें रमेश को पे करने थे 8,000 रुपीज लेकिन हमने उसके अकाउंट में सिर्फ कितने पोस्ट किए हैं, 800। यहाँ पर हम अगर हम देखें तो किसका अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रमेश का, क्योंकि कैश अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पोस्ट करते हुए ये मिस्टेक हुई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि अमाउंट ज्यादा करनी थी, हमने करी कम है। इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है शॉर्ट डेबिट, डेबिट में कम अमाउंट गई है। कितनी कम गई है, जो हमें करनी थी वो थी 8,000 लेकिन उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ कितनी की है, 800। तो इतनी अमाउंट 800 तो हम कर चुके हैं, लेकिन जो बची हुई अमाउंट है वो कितनी बची, 7,200, ये अभी हमें करनी है। तो अब रमेश का अकाउंट हमने क्या किया था, डेबिट किया था, तो अभी हमें इसको डेबिट करना होगा कितनी अमाउंट से, 7,200 से। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी अगर हम एंट्री की बात करें तो यहाँ पर हमारी सेकंड की एंट्री बनेगी, रमेश अकाउंट डेबिट, सिर्फ रमेश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और 2 कर देंगे सस्पेंस अकाउंट। जहां पर सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा होता है तो वहां पर हमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है। अमाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाएगी, 7,200। 800 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बाकी बची 7,200 की अमाउंट से हम यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर देंगे। थर्ड देखते हैं, हमारा थर्ड पार्ट है, द सेल्स अकाउंट वॉज अंडर कास्ट बाय ₹5,000। जो सेल्स अकाउंट था वो अंडर कास्ट था, मतलब 5,000 रुपीज की उसमें कमी थी। सेल्स अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका शॉर्ट क्रेडिट,
अगर शॉर्ट क्रेडिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट अकाउंट को बढ़ाना होगा। तो अगर हम थर्ड एंट्री की बात करें तो थर्ड एंट्री यहाँ पर हमारी होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सिर्फ सेल्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर भी, टू सेल्स अकाउंट। और अगर हम बात करें अमाउंट की तो 5000 से अंडर कास्ट था, तो 5000 की अमाउंट यहाँ पर दोनों डेबिट और क्रेडिट में आ जाएगी। ये एंट्री होगी आपकी थर्ड की। फोर्थ है हमारा 3000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वॉज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम हिज अकाउंट। 3000 रुपीज मोहन से रिसीव हुए थे लेकिन वो उसके अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किए, कंप्लीट ओमिशन हो गया, उसके अकाउंट में हमने कोई एंट्री की ही नहीं है इस चीज़ की, लेकिन सिर्फ उसके अकाउंट की बात हो रही है। इसका मतलब हमें कैश रिसीव हुआ होगा तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमें सिर्फ मोहन के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर भी एंट्री क्या होगी, अगेन इसमें सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू कर देंगे किसका अकाउंट, मोहन अकाउंट, क्रेडिट करना है हमें मोहन का अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगी, 3000 रुपीज ओमिटेड है, मतलब कंप्लीटली लिखा ही नहीं गया है, तो 3000 रुपीज की यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। द रेंट अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹2000। जो रेंट अकाउंट था वो ओवरकास्ट था, मतलब उसमें अमाउंट ज्यादा लिख दी, कितनी, 2000 रुपीज से। अब जो रेंट अकाउंट है वो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कैसा होता है अकाउंट, हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, ओवरकास्ट है मतलब ये ओवर डेबिटेड हो गया, तो इसका क्या होगा, ये हमारा हो रहा है एक्सेस डेबिट। डेबिट में हमने 2000 रुपीज ज्यादा लिख दिए। तो अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ पर अगर हम फिफ्थ की बात कर लेते हैं तो फिफ्थ एंट्री यहाँ पर हमारी होगी, अगेन सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट को हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा, कितनी अमाउंट से, 2000 रुपीज से, क्योंकि वो ओवर डेबिटेड था, एक्सेस डेबिट था, तो हमें उसको कम करना होगा। कम करने के लिए उसे हम क्रेडिट कर देंगे, इफेक्ट जीरो हो जाएगा, और इस तरीके से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट तब आता है जब एक अकाउंट पर ही इफेक्ट पड़ रहा होता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा लास्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। जब हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पर, ऐसा कब होता है, when an error is discovered in the next accounting year, that is after the books of the previous year have been closed and the profit and loss account has already been prepared, the treatment is slightly different. The main point is we should not disturb the profit and loss account of the previous year. Instead we use a profit and loss adjustment account. यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमें कोई एरर मिलता है, मतलब यहाँ पर तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाते हुए एक एरर मिला तो वो हम ठीक कर लिया, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया, या फिर दो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा था तो उसको हमने एंट्री पास करके रिकॉर्ड कर लिया, ठीक कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया। लेकिन अगर हमें एरर ही तब पता चला है जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ चुका है, मतलब सारी जो बुक्स हैं वो क्लोज हो गई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है और बुक्स क्लोज हो गई हैं, तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है तो उसमें हम कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते हैं, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। इसीलिए इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो टॉपिक है ये आप आगे जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसको तब समझेंगे। अभी तक के लिए बस आपको ये जानना है कि अगर बुक्स क्लोज हो गई हैं तो उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई चेंज नहीं करेंगे, और कौन सा अकाउंट ओपन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।